नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आपको डीएसबीएम का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको शेयर किया था। अगर आप इस प्लेलिस्ट की वीडियो देखते हैं, इसमें करीब 10 से 12 वीडियो हैं, तो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो है ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर डीएसबीएम से कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स जो है ये सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी डेली लाइफ में काम आने वाला ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका डेली लाइफ में काम आने वाला सब्जेक्ट है। आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, या फिर आगे आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है, ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी यहाँ पे बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए। और अगर आप ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो आपको बिजनेस के बारे में पूरा आइडिया लग जाता है। वो चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो, यानी कि अगर आप एक छोटा दुकान अगर आप यहाँ पे चला रहे हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, या फिर अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि कॉमर्स का जो ज्ञान है वो सभी स्टूडेंट्स को होना चाहिए। तो देखिए, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेल, और यहाँ पे लिखा गया ऑर्डर, और यहाँ पे लिखा गया बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब व्यापार होता है। ठीक है, आप सभी को पता है। तो देखिए, अभी आप जो फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर इस तरह के जो भी आप प्लेटफॉर्म देखते हैं, ठीक है, इस तरह के आप जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखते हैं ऑनलाइन, आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना बिजनेस किससे चलाते हैं, व्हाट्सएप से चलाते हैं। वो यहाँ पे व्हाट्सएप पे वो आपका ऑर्डर लेते हैं और वो आपको कुरियर के माध्यम से जो भी आपका गुड्स होता है वो आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम मेल ऑर्डर बिजनेस कहते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो भी आपकी चिट्ठी होगी, इसके अलावा जो भी आपके गुड्स हो गए, आइटम हो गए, उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लेकिन अभी प्राइवेट एजेंसी भी आ गई हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो ऑनलाइन बिजनेस में आ चुकी है। तो इसी को हम यहाँ पे मेल ऑर्डर बिजनेस कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया कि रिटेल ट्रेड बाई पोस्ट। तो यहाँ पे कहने मतलब ये कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अगर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को आपने कांटेक्ट किया किसी गुड्स के लिए, किसी आइटम के लिए, और उस कंपनी ने अपना जो यहाँ पे सामान है उसने आपको सीधे बेच दिया। ठीक है, उसने आपको सीधे बेच दिया और उसने इसको पोस्ट के माध्यम से भेजा, कुरियर के माध्यम से भेजा, इसी को हम मेल ऑर्डर बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हेन एट लिस्ट 51%, यानी कि कम से कम 51% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, अगर उसका 51% शेयर सरकार के हाथ में है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। अगर किसी भी कंपनी में अगर 51% शेयर जो है अगर वो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में है तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी होगी। और जो इसका यहाँ पे 49% शेयर होगा ये किसी और के पास होगा। ठीक है, तो देखिए, इस समय भारत सरकार क्या कर रही है कि जो भी यहाँ पे इस समय सरकारी कंपनी है उनका निजीकरण जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, जो भी इस समय सरकारी कंपनी है उनका निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जो भी इस समय सरकारी कंपनी है उसमें जो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर होता है वो उस समय भारत सरकार के पास होता है। लेकिन भारत सरकार क्या करती है कि उसमें से जो अपना यहाँ पे शेयर है वो उसको कम कर लेती है। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई यहाँ पे सरकारी कंपनी है और उस कंपनी में पहले 51% जो यहाँ पे आपका शेयर, या फिर 51 से ज्यादा, ठीक है, अगर 51 या फिर 51 आपका परसेंट से ज्यादा जो यहाँ पे शेयर है अगर वो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास था और यहाँ पे सरकार को करना था निजीकरण, तो वो इसमें से क्या करेगी, उसमें से यहाँ पे 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15% वो जो यहाँ पे शेयर होगा वो किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देगी। तो देखिए, जब किसी कंपनी के पास मैक्सिमम शेयर आ जाएगा, यानी कि 51% से अगर ज्यादा शेयर किसी कंपनी के पास आ जाएगा, ठीक है, सरकारी कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का, तो वो कंपनी प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन हैंड ऑफ
आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इज कॉल्ड, तो इसको हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। और जहां 51% से नीचे हुआ यानी कि आपका 49% हो गया तो उस समय ये आपका प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इस तरह का जो है प्रोसेस वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया ये आपका दिया गया है अकाउंटिंग से, तो यहाँ पे दिया गया कि ए जर्नल इज ए बुक ऑफ। ठीक है, तो देखिए किसी भी बिजनेस में कोई भी अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है तो जो उसकी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होती है उसको हम जर्नल में कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ओरिजिनल एंट्री। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, ये आपका पहले चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपका डीएसबीएम में पहला चैप्टर था। तो देखिए जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह की बाधा, यानी कि जो यहाँ पे आपका हिंड्रेंस दिया गया है इसी को हम हिंदी में कहते हैं बाधा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पे बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है ट्रांसपोर्ट, तो अगर हम बिजनेस में ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो उससे कौन सा हिंड्रेंस जो है वो यहाँ पे दूर होता है, हटता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्लेस, टाइम, रिस्क एंड स्पॉइलेज। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जो आंसर है वो है प्लेस, यानी कि स्थान। ठीक है, वो है स्थान, यानी कि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा तो हमारे पास जो भी गुड्स है, हमारे पास जो भी सामान है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब देखिए जो भी हमारे पास एप्पल्स होते हैं, सेब होते हैं, जो इनकी यहाँ पे खेती है वो आपकी कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश में होती है, लेकिन पूरा देश जो है वो सेब खाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, वो कश्मीर से, हिमाचल से जो यहाँ पे एप्पल्स हैं, सेब हैं, वो पूरे देश में ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे दिया गया है कि इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी बिजनेस हो गया उसका इंश्योरेंस जो है वो भी किया जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस करना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास बाइक होगा, कार होगा, उसका भी जो इंश्योरेंस है आप उसको प्रॉपर करा के रखिए, आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्लेस, टाइम, रिस्क एंड स्पॉइलेज। तो देखिए अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आपको रिस्क का जो डर है, जो यहाँ पे फियर है, वो आपको नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फियर। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड कौन सी ऐसी यहाँ पे एक्टिविटी है जो यहाँ पे दी गई है। पहला आपका है ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, इंश्योरेंस और ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए हमारे ट्रेड में हमारा ट्रांसपोर्ट भी आता है, पैकेजिंग भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए डीएसबीएम बहुत ही एक मजेदार सब्जेक्ट है। अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, अगर आप इसको एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये किस टाइप का इंडस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया आपका थर्मल इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें दवाओं को बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका मेडिसिन का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है, इसलिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका डीएसबीएम में भी ये जो आपका क्वेश्चन है ये आता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में भी ये आपका क्वेश्चन आता है, और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी यही सेम जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, या फिर अगर आप एक मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज। तो आप सभी को पता है कि जो इसका यहाँ पे आंसर है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। और देखिए एक और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा जाता है कि जो यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनको कितने घंटे की ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। तो इनको 500 घंटे की जो ट्रेनिंग है ये करना जरूरी होता है, और ये आपका कम से कम 3 महीने में जो है ये आपका होना चाहिए। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका पूछा गया है ड्रग हाउस मैनेजमेंट, एक यहाँ पे चैप्टर हुआ करता था ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो यहाँ पे दिया गया कि फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स फॉर रिटेल ट्रेड। तो अगर आप एक यहाँ पे मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं और आपको शेड्यूल सी और C1 कैटेगरी के अंदर जो भी ड्रग्स आती हैं, यानी कि जो भी आपके पास वैक्सीन वगैरह हो गए, तो इस लाइसेंस को आपको लेने के लिए कौन सा फॉर्म जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए जहां तक मुझे लग रहा है कि जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है फॉर्म नंबर 20, ठीक है। इस फॉर्म को जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे फॉर्म नंबर 19 है ये शायद रिन्यूअल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही है वो है फॉर्म नंबर 20। और जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखिए अगर आप एक रिटेल मेडिकल स्टोर ओपन करने जाएंगे या फिर अगर आप एक होलसेल मेडिकल स्टोर ओपन करने जाएंगे, ठीक है, रिटेल या फिर होलसेल, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको फ्रिज का इनवॉइस देना पड़ता है, ठीक है, कि आपके पास फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है, इसका आपको एक प्रूफ देना पड़ता है। तो देखिए जो आपके पास रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आपको विटामिन का स्टोरेज करना होता है, वैक्सीन आता है, सीरा आता है और कुछ एंजाइमेटिक प्रिपरेशन आता है। इनके स्टोरेज के लिए यहाँ पे आपसे रेफ्रिजरेटर की जो डिमांड है वो की जाती है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रिटेल ड्रग स्टोर एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल 1945। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कानूनी रूप से आपके पास कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए, यानी कि जहां पे आप ओपन करने वाले हैं, ठीक है, जो आप जहां पे ओपन करने वाले जो आपके यहाँ पे शॉप है उसका एरिया कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर और 20 स्क्वायर मीटर का। और ये क्वेश्चन आपने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर वो है आपका 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये आपका एरिया दिया गया है 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये आपका दिया गया 10 स्क्वायर मीटर और अगर आप इसका यहाँ पे रूट निकालेंगे तो ये 3 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, समथिंग आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें स्क्वायर फुट में, ठीक है, तो कम से कम आपके पास 100 स्क्वायर फुट का जो यहाँ पे शॉप है वो आपका होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जो शॉप का एरिया है अगर वो यहाँ पे 10 बाई 10 फुट का है तो आपका जो काम है वो यहाँ पे चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कम से कम आपका जो यहाँ पे शॉप है वो कम से कम आपका 10 फुट उसकी लंबाई होनी चाहिए और 10 फुट जो है वो यहाँ पे इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना एरिया जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हु इज नॉट ए मर्चेंट मिडलमैन, ठीक है। मर्चेंट का मतलब क्या होता है, व्यापारी, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका मीनिंग मैं लिख देता हूँ, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मर्चेंट मिडलमैन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया होलसेलर दिया है ये तो हो जाएगा, स्टॉकिस्ट भी हो जाएगा और रिटेलर भी हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे आपका कमीशन एजेंट है ये मर्चेंट मिडलमैन नहीं होता है, ठीक है। इसको सिर्फ अपने यहाँ पे कमीशन से मतलब होता है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कम से कम कितने लोग होते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लोग कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे अगर बात करें कंपनी एक्ट 2013 की, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 की, कंपनी एक्ट 2013। तो देखिए जो भी यहाँ पे नियम कानून है ये समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन इस समय जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है इसमें क्या है कि जो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें कम से कम मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो है मिनिमम कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और जो यहाँ पे मैक्सिमम है वो आपका दिया गया है 200, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसमें कम से कम मिनिमम जो है यहाँ पे 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 200 मेंबर इसमें हो सकते हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। देखिए इसके पहले हमने यहाँ पे बात किया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब देखिए प्राइवेट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट का मतलब होता है निजी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निजी। और यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है जनता, आप सभी को पता है आम लोग, ठीक है, जनता। तो अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें कितने लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें आपका मिनिमम कम से कम मिनिमम उसमें 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम पे कोई लिमिट जो है
वो नहीं है। इसके अंदर 100, 200, 1000, 500, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख मेंबर भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे कोई भी लिमिट जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें ये आपका लिमिट लेस है, हम यहाँ पे इसको लिमिट लेस लिख देते हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने जाना कि जो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसके अंदर कितने मेंबर होंगे, कम से कम इसके अंदर 2 मेंबर होंगे, और इसके अंदर मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 200, यानी कि आपके पास 2 है, उसके पीछे आपको यहाँ पे 2 जीरो और लगा देना है। और जो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसमें इसमें कम से कम कितने मेंबर होंगे, 7 मेंबर होंगे। और यहाँ पे जो आपका दिया है मैक्सिमम दिया है, इसमें कोई भी जो यहाँ पे लिमिट है वो यहाँ पे तय नहीं किया गया है। इसमें यहाँ पे कितने भी जो है वो यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो इसका नंबर फिक्स नहीं है, इसमें कितने भी लोग जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसमें 7 लोग जो हैं वो होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि नो अपर लिमिट। ठीक है, अब देखिए जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि नॉमिनल पार्टनर एज। ठीक है, तो देखिए आपने पार्टनरशिप के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि आपका एक्टिव पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर हो गया, नॉमिनल पार्टनर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया गया कि नॉमिनल पार्टनर एज। ठीक है, तो नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया पार्टनर इन प्रॉफिट, नो शेयर इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट लॉस, पार्टनर इन लॉस एंड स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर है वो है नो शेयर इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो देखिए नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनका कि जो यहाँ पे नेम है, नाम है, वो आपके बिजनेस में या फिर वो आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उनका नाम जो है वो यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, नेम जो है वो उनका इंक्लूड होता है, लेकिन इस बिजनेस में ये कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट, ये इस बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और अगर कोई लॉस होता है तो इनका प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं माना जाता है, इनको आपको प्रॉफिट भी नहीं देना है, और जो यहाँ पे लॉस है वो भी आपको यहाँ पे शेयर नहीं करना है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे शेयर नहीं करना होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, नो लिख देते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और इस एग्जाम्पल को यहाँ पे सुनने के बाद आपको हंसी आएगी। तो देखिए आपने कोई भी आपने कंपनी खोला, ठीक है, और आपने उस कंपनी में किसी अपने फ्रेंड को क्या किया कि आपने उसको यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर बना लिया। ठीक है, आपने किसी अपने फ्रेंड को यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर बना लिया, और आपके उस फ्रेंड ने आपके बिजनेस में 1 रुपये का भी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और उसको प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो यहाँ पे कंपनी बनाई थी, इस कंपनी ने बैंक से पैसा लिया, और आपकी कंपनी जो है वो यहाँ पे बैंक का पैसा लेके भाग गई। ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर होगा इसको बैंक को पैसे वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, इसको बैंक को पैसे जो है वो यहाँ पे वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका यहाँ पे फ्रेंड था वो आपके कंपनी में नॉमिनल पार्टनर था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है भारी भरकम, इसको अच्छा खासा नुकसान जो है वो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए इस समय बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं, वो जब किसी को लोन देते हैं तो उनको चाहिए होता है गारंटर, चाहिए होता है विटनेस, चाहिए होता है गवाह, चाहिए होता है। और अगर आप उस बैंक का पैसा वापस नहीं देते हैं तो जो आदमी उस समय गारंटर बना होता है उसको वो सारे पैसे जो हैं वो उसको चुकता करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें कितने मैक्सिमम जो यहाँ पे लोग हैं वो हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 20, 30, 25 और जो 50 का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम जो है 50 लोग जो है वो इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हु मेंटेन रेगुलर कांटेक्ट विद कस्टमर। ठीक है, तो देखिए अगर आपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो आपने वहां पे फंक्शन ऑफ होलसेलर, फंक्शन ऑफ रिटेलर, ठीक है, आपने इन सभी फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए जो भी यहाँ पे रिटेलर होता है उसका एक यहाँ पे मेन फंक्शन होता है कि जो भी उसके पास गुड्स होता है वो उसको सीधे ट्रांसफर करता है किसके पास, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास। ठीक है, यानी कि जो उसका इस्तेमाल करने वाला है अल्टीमेट कंज्यूमर। और जो इसका यहाँ पे रिलेशन है वो किसके साथ होता है, वो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आपका कस्टमर के साथ में होता है। ठीक है, जो यहाँ पे रिटेलर है, फुटकर व्यापारी है, उसका जो यहाँ पे
उसका यहाँ पे कनेक्शन है वो किसके साथ में होता है, वो सीधे यहाँ पे रिटेलर के साथ में होता है। तो हु मेंटेन रेगुलर कांटेक्ट विद द कस्टमर, यानी कि रिटेलर जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन मेल ऑर्डर बिजनेस इज, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें, मेल ऑर्डर बिजनेस में, मेल ऑर्डर बिजनेस में, ये आपका डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट सेलिंग मेल ऑर्डर बिजनेस में। अब देखिए कोई भी कंपनी कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट बना रही है और उस कंपनी के पास आपने फोन किया कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उस कंपनी वाला क्या करेगा कि वो आपको सीधे पार्सल कर देगा आपके घर पे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए कितने कम से कम मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए, कि 5 मेंबर या फिर 15। तो देखिए पार्टनरशिप का कोई भी बिजनेस है, पार्टनरशिप यहाँ पे तभी होती है जब उसमें कम से कम 2 लोग होंगे, ठीक है। जब किसी बिजनेस में 2 लोग होंगे तभी तो पार्टनरशिप बनेगी, एक आदमी के होने से पार्टनरशिप थोड़ी बनेगी, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे एक आदमी होगा तो उसे हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप इसे हम कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टनरशिप फर्म। अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 2 लोग जो हैं वो होने चाहिए, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर, ठीक है। तो अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर है तो क्या आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो इसका यहाँ पे आंसर है उसको मैंने यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की तो उसमें आपका दिखा रहा है कि जो यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर हैं आप इनको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो यहाँ पे शेयर होते हैं उनको ट्रांसफर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो यहाँ पे शेयर हैं उनको ट्रांसफर करने में बहुत सारे जो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ती है, लेकिन जो आपका यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसके शेयर आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही माना जाएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर इज, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई भी कंपनी है उसमें जो भी वहां पे शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको ये जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब अगर हम यहाँ पे आसानी से कहें तो इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी। हम यहाँ पे जिम्मेदारी लिख देते हैं। तो देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस में अगर आप यहाँ पे शामिल हैं, वो चाहे आपका यहाँ पे हो गया आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो गया या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया, उस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जितना पैसा लगाया होगा सिर्फ आप उसी पैसे के लिए आप यहाँ पे लायबल होंगे कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है या फिर बिजनेस में अगर आपका नुकसान होता है तो आपका सिर्फ उसी पैसे का नुकसान होगा, उससे ज्यादा पैसे का आपका यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है तो इसलिए क्या इसमें क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे लायबिलिटी होती है ये लिमिटेड रहती है, ठीक है, ये आपकी सीमित रहती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं यानी कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जहां पे कि सारा काम जो है वो आपको यहाँ पे खुद ही करना है, उसमें पैसा आपको यहाँ पे खुद ही लगाना है, सारा काम खुद ही करना है, तो अगर उस बिजनेस में नुकसान होता है तो यहाँ पे सारा जो नुकसान है वो किसका होगा, वो आपका होगा। यानी कि जो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी है किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में, ये आपकी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, ये आपकी इसमें अनलिमिटेड होती है। तो अगर यहाँ पे आपका लिखा रहता है कि दी लायबिलिटीज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही होता अनलिमिटेड, लेकिन यहाँ पे दिया गया है शेयर होल्डर, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एज, ठीक है। तो अगर कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है यानी कि JHF है तो इसमें इसका मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मैनेजर, कंट्रोलर, कर्ता एंड पार्टनर, ठीक है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर है वो है कर्ता, ठीक है। जो यहाँ पे कर्ता होता है उसी के हाथ में यहाँ पे मैनेजमेंट और बिजनेस को कंट्रोल करने का जो यहाँ पे पावर है वो उसके पास में होता है।
अब जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अगर कोई एक व्यक्ति अपने दम पे अगर कोई बिजनेस जो है अगर वो यहाँ पे चला रहा है, उसके अंदर पैसा लगा रहा है और उस बिजनेस से जो यहाँ पे रिलेटेड सारा वर्क है अगर वो यहाँ पे खुद कर रहा है, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया के अंदर आपको जो भी मैक्सिमम शॉप दिखती हैं ये सभी सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके एडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं और इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। और प्ले लिस्ट में मैंने आपको डीएसबीएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मैंने आपको उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो को जरूर से देखें। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, ठीक है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए जो यहाँ पे आपका प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो होता है प्लानिंग करना, ठीक है, प्लान बनाना और उनको इंप्लीमेंट करवाना जो है वो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया कि ट्रेड इज द ब्रांच ऑफ, ठीक है। तो ट्रेड किसका यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे आपका दिया गया है इंडस्ट्री, कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कॉमर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉमर्स का जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो भी आपका पूछता है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। कॉमर्स जो है, कॉमर्स इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो इसको हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं किसमें, ट्रेड्स में, ठीक है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड में सहायक, एड्स टू ट्रेड। और जो हमारे यहाँ पे ट्रेड है इसको भी हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं किसमें, होलसेल ट्रेड में और आपका यहाँ पे रिटेल ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड इस तरह हम इसको क्लासिफाई करते हैं, रिटेल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ट्रेड है इसको हम यहाँ पे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में भी हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए मुझे एक अलग से पेज जो है वो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। इंटरनल ट्रेड, उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड, इसमें आपका इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एंट्री पोर्ट हो गया। उसके बाद एड्स टू ट्रेड की बात करें तो इसमें आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। तो ये सभी जो यहाँ पे चीजें हैं वो इसमें आती हैं। तो ट्रेड इज द ब्रांच ऑफ, किसका ये ब्रांच है, वो है यहाँ पे कॉमर्स का। तो जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड है इसे हम होम ट्रेड भी कहते हैं। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड किसी एक ही कंट्री के अंदर चलाया जा रहा है तो उसे हम होम ट्रेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे इंटरनल ट्रेड है, मैं इसको इस वाले पेज पे लिख देता हूँ। इंटरनल ट्रेड जो है इसको हम किस में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, पहला आपका हो गया होलसेल ट्रेड और दूसरा आपका हो गया रिटेल ट्रेड हम यहाँ पे लिख देते हैं। और जो आपका यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड ये आपका होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक आपका इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट क्या होता है आप सभी को पता होगा, एक्सपोर्ट क्या होता है ये भी आप सभी को पता होगा। और एक होता है एंट्री पोर्ट, ठीक है। एंट्री पोर्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए एंट्री पोर्ट में क्या होता है कि देखिए जैसे कोई यहाँ पे कंट्री है वो है चाइना, ठीक है, यहाँ कोई कंट्री है चाइना, इसने अपना माल भेजा इंडिया में, लेकिन जो इसका यहाँ पे गुड्स आया है वो इंडिया के अंदर कंज्यूम नहीं हुआ है, फिर से जो उसका यहाँ पे गुड्स था वो वहाँ पे आपका चला गया श्रीलंका में, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एंट्री पोर्ट, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया कि विच प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, ये एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है। क्रेडिट क्या है, ये एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसी तरह, ठीक है। ये आपका क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट है और अगर आप बैंक के लॉयल कस्टमर हैं, तो देखिए अगर आपको किसी को पेमेंट करना है 5,000 रुपये का, लेकिन जो आपका यहाँ पे अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें केवल पड़े हैं 4,000 रुपये, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने पेमेंट किया है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, उसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा जो यहाँ पे पैसे हैं ये आपको बाद में उस बैंक को वापस करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो जो यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, ये बेसिकली जो भी यहाँ पे बिजनेस अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो विच प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है बैंकिंग। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनविजिबल ट्रेड, यानी कि यहाँ पे लिखा गया इनविजिबल, यानी कि जो दिखाई न देता हो। ठीक है, दिखाई न देता हो, दिखाई न देता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मशीनरी, फूड, व्हीकल एंड बैंकिंग। ठीक है, तो देखिए अगर कोई बिजनेस हो रहा है मशीनरी में तो ये आपको बिल्कुल दिखाई देगा, अगर कोई यहाँ बिजनेस हो रहा है फूड में ये भी आपको दिखाई देगा, अगर कोई यहाँ पे बिजनेस हो रहा है व्हीकल्स में ये भी आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई बिजनेस हो रहा है किसमें, बैंकिंग में, तो ये आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये बेसिकली एक तरह का सर्विस होता है। ठीक है, ये आपका एक तरह का सर्विस होता है। तो देखिए आपने जीएसटी आपने सुना होगा, जीएसटी का मतलब क्या होता है, आप इसका फुल फॉर्म जो है आप इसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस जहां पे कि गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है और एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कि आपका सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है। तो जहां पे आपके सर्विसेज जो है वो यहाँ पे आपका शामिल होता है, ये सभी हमारा इनविजिबल ट्रेड होता है। लेकिन जहां पे गुड्स शामिल होता है उसे हम विजिबल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजिबल ट्रेड, यानी कि ऐसा ट्रेड जहां पे कि गुड्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, वस्तुओं का जो यहाँ पे एक्सचेंज है वो होता है। तो यहाँ पे आपका दिया गया फूड टूरिज्म जो है, इसमें आपका गुड्स का ट्रांसफर नहीं होता है, आपका ट्रांसपोर्ट में भी नहीं होता है और आपका इंश्योरेंस में भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे आपका दिया गया टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, ये सभी हमारा सर्विस सेक्टर जो है ये कहलाता है। ठीक है, ये सभी हमारा सर्विस सेक्टर है, इसीलिए ये सभी इनविजिबल ट्रेड है। ठीक है, इसलिए ये सभी इनविजिबल ट्रेड है। तो आज की इस वीडियो में हमने 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया है। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी नेशनल हेल्थ मिशन का सिलेबस दिया गया है और उसमें जो भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, अगर आप इनकी थ्योरी क्लास चाहते हैं, ठीक है, कि उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताया जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इन टॉपिक्स की थ्योरी क्लास जो है क्या उसको शुरू की जाए। तो जो आज की क्लास है उसको आज हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।